नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीईओ की डीवाई सीरीज में। और इस सीरीज में आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वहाँ से पेपर में एक सवाल आपको मिल जाता है नॉर्मली। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साथियों अर्थशास्त्र के क्षेत्र या अर्थशास्त्र के जो प्रकार होते हैं उनके बारे में। अर्थव्यवस्था के जो प्रकार हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। छोटा सा टॉपिक रहेगा लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में सवाल आते ही आते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं जरा इस टॉपिक को क्या है। सबसे पहले देखते हैं अर्थशास्त्र क्या होता है। देखो भाई, अर्थशास्त्र क्या चीज़ है। तो अर्थशास्त्र उस अवधारणा का अध्ययन है जो यह बताता है कि समाज में किस तरह से दुर्लभ संसाधनों की मदद से मूल्यवान उत्पाद तैयार किए जाते हैं और उसे विभिन्न लोगों के बीच वितरित कैसे करना है। ठीक है, व्यक्ति, फर्म, सरकार तथा अन्य संस्थाएं समाज में अपने विकल्पों का चयन कैसे करती हैं और यह चयन संसाधनों के उपयोग में समाज को किस तरह प्रभावित करता है, इसका अध्ययन ही अर्थशास्त्र कहलाता है। यानी अगर हम सामान्य भाषा में कहें तो अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो ये बताता है कि जो हमारे संसाधन हैं उनका आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हो या उन संसाधनों से आप किस तरीके से मूल्यवान चीज़ें प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, इन सब का अध्ययन कहलाता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत शब्दों के अर्थ और शास्त्र की संधि से बना है, जिसका मतलब होता है धन का अध्ययन। अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है धन का शास्त्र, अर्थात धन के अध्ययन के शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं। सबसे पहले दर्ज किए गए आर्थिक विचारकों में से एक 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व ग्रीक किसान कवि हेसियोड थे, जिन्होंने लिखा था कि कमी को दूर करने के लिए श्रम, सामग्री और समय को कुशलतापूर्वक आवंटित किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन आधुनिक पश्चिमी अर्थशास्त्र की स्थापना बहुत बाद में हुई, जिसका श्रेय आमतौर पर स्कॉटिश दर्शन जिसका श्रेय आमतौर पर स्कॉटिश दार्शनिक एडम स्मिथ की 1776 की पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, ये इनकी बुक का नाम है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। ये बुक है इनकी, याद रखना। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, खासकर ये जो बुक है एडम स्मिथ की, इसको आप नॉर्मली याद रखना, वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। नॉर्मल इसी नाम से ही ये पेपर में भी आई जाती है, तो इसी तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डॉक्टर मार्शल ने 1890 में अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा देकर इसे लोकप्रिय बना दिया। ब्रिटेन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लॉर्ड रॉबिन्स ने 1932 में अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द इकोनॉमिक्स साइंस में अर्थशास्त्र को दुर्लभता का सिद्धांत माना है। इस संबंध में उनका मत है कि मानवीय आवश्यकताएं असीमित हैं तथा उनको पूरा करने के साधन सीमित हैं। इस बारे में कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल। मानवीय आवश्यकताएं तो असीमित है, इंसान की ज़रूरतें कभी पूरी नहीं होती हैं। वह कुछ ना कुछ करना ही चाहता है, उसे कुछ ना कुछ चाहिए रहता है, और उसकी जो आवश्यकता को पूरी करने वाले जो संसाधन है वो सीमित है। ये बात भी सही है। आधुनिक अर्थशास्त्री सैमुअल्स ने अर्थशास्त्र को विकास का शास्त्र कहा है, साइंस ऑफ ग्रोथ कहा है। आधुनिक अर्थशास्त्री कपिल आर्या ने अपनी पुस्तक अर्थमेधा में अर्थशास्त्र को सुखों के साधन का विज्ञान माना है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है भाई, क्योंकि जिसके पास पैसा होता है उसी के पास सारे सुख आते हैं, गरीब आदमी के पास तो कोई सुख आता है नहीं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी सही है। अर्थव्यवस्था को संगठित करने के लिए अब तक 3 प्रणालियां उद्भूत हुई हैं, यही पेपर में यहां से सवाल आता है। पहला है इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था।
ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है जरा देखिए, फिर मैं इसे समझाऊंगा। 1776 में प्रकाशित एडम स्मिथ ने पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। यानी ये जो पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन, इससे माना जाता है कि पूरी दुनिया में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ। एडम स्मिथ स्कॉटलैंड में जन्मे दार्शनिक अर्थशास्त्री थे। जब संयुक्त राज्य अमेरिका स्वतंत्र हुआ तो उसने एडम स्मिथ के विचारों को अपनी नीतियों में शामिल किया। यह एडम स्मिथ की किताब वेल्थ ऑफ नेशन के प्रकाशित होने के 1 साल बाद ही हो गया। इसके बाद स्मिथ के विचार दूसरे यूरोपियन और अमेरिकी देशों में फैले। 1800 आते आते वहां की अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाने लगा, जिसके बाद में कई और नाम भी प्रचलित हुए, जैसे प्राइवेट इंटरप्राइजेस सिस्टम, फ्री इंटरप्राइजेस सिस्टम और मार्केट इकोनॉमी। ये सब जो है नाम इसी के बाद जो है आए हैं। अब देखो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सामान्य अर्थ क्या है, मैं आपको बताता हूं। देखो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सामान्य अर्थ है ये कि उत्पादन के साधनों के ऊपर निजी व्यक्तियों का नियंत्रण होना। अच्छा, उत्पादन के साधन क्या होते हैं? उत्पादन के साधन वे होते हैं जिनके बिना आप किसी भी चीज़ का उत्पादन आप कर नहीं पाओगे। आपको कोई भी चीज़ अगर उत्पादित करनी है, कोई भी उत्पादन करना है, तो वो चीज़ें आवश्यक होती हैं। जैसे क्या? जैसे भूमि, श्रम, इसके अलावा प्रबंधन, ठीक, और पूंजी, और चौथा होता है उद्यमी। तो ये 3-4 चीज़ें होती हैं जिनसे उत्पादन के साधन, मतलब इन्हीं को उत्पादन के साधन कहा जाता है। आप किसी भी चीज़ का उत्पादन करोगे तो इन चारों की ज़रूरत आपको पड़ेगी। भूमि की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। आप उत्पादन करोगे कहाँ? ज़मीन पर ही तो करोगे, ठीक, हवा में तो करोगे नहीं, फैक्ट्री कहाँ लगाओगे। दूसरी चीज़ आपको क्या चाहिए? श्रम। फैक्ट्री में काम कौन करेगा? वो भी ज़रूरी है। तीसरा क्या चाहिए? तीसरा चाहिए प्रबंधन। भाई अगर फैक्ट्री खुली है तो उसको मैनेज करने के लिए एक मैनेजमेंट भी चाहिए, वो भी चाहिए, ठीक, वो भी ज़रूरी है। मैनेजमेंट नहीं होगा तो फैक्ट्री ठप हो जाएगी। और चौथी चीज़ क्या चाहिए? वो चाहिए पूंजी। इन सबको पैसा लगाने के लिए पैसा भी तो हो आपके पास, पूंजी भी तो हो। और पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है उद्यमी, जो इन सबको इकट्ठा करता है, बिजनेसमैन, ठीक है। हाँ, इन्हीं को कहा जाता है उत्पादन के साधन। तो अगर उत्पादन के साधनों के ऊपर निजी लोगों का नियंत्रण है, प्राइवेट लोगों का नियंत्रण है, तो इसे कहा जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इसे कहा जाएगा, ठीक है। वही यहां पर लिखा हुआ है। आगे देखो, आगे है राज्य अर्थव्यवस्था। राज्य अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। पहले इसको पढ़ लेते हैं। राज्य अर्थव्यवस्था का पहली बार सिद्धांत दर्शन मतलब जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने दिया था, जो एक व्यवस्था के तौर पर पहली बार 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ में नजर आया। इसका आदर्श रूप 1949 में चीन में नजर आया। यह अर्थव्यवस्था पूर्वी यूरोप के कई देशों में प्रचलित हुई। राज्य अर्थव्यवस्था की दो अलग अलग शैलियां निकल के आती हैं। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जबकि 1985 से पहले की चीन की अर्थव्यवस्था को साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब ये होता क्या है? राज्य अर्थव्यवस्था क्या है, या जो सामान्य इसके लिए शब्द जो है वो होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब देखो समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कि उत्पादन के साधनों के ऊपर सरकार का नियंत्रण होना, ठीक है। अगर उत्पादन के साधनों के ऊपर सरकार का नियंत्रण है, यानी सरकार जो है उत्पादन के साधनों के ऊपर नियंत्रण रखे है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों में सारा का सारा काम सरकार स्वयं करती है, वह अपने काम को प्राइवेट लोगों से नहीं करवाती। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि सारा का सारा काम प्राइवेट लोग करते हैं, सरकार केवल जो है एक तरीके से सुपरवाइजर की भूमिका में होती है। वो बस ये देखती है कि ये लोग काम कैसे कर रहे हैं, वो काम खुद नहीं करती है, काम करवाती है। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था में सारा का सारा काम सरकार खुद करती है, खुद से करती है, प्राइवेट लोगों से कुछ भी नहीं करवाती। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर सरकार सारा का सारा काम प्राइवेट लोगों से करवाए, उसे कहा जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और ऐसी व्यवस्था
जिसमें सरकार सारा का सारा काम खुद करे, सरकारी लोगों से करवाए, ऐसी व्यवस्था को कहा जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे चीन और रशिया। तो ये दोनों जो है स्टार्टिंग में जब बने थे तब पूंजीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते थे, ध्यान रखना। अब इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को समय के अनुसार बदल लिया है। तीसरा टाइप इसमें एक और होता है जिसे कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। पढ़ लो इसे। बाजार के पास खुद को सही करने के गुण और एडम स्मिथ के अदृश्य हाथ वाली अर्थव्यवस्था को 1929 की आर्थिक महामंदी में बड़ा झटका लगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवाद और पूंजीवाद के सबसे अच्छे विशेषताओं को सम्मिलित किया जाता है। अतः इनमें पूंजीवाद स्वतंत्र उद्यम और समाजवाद सरकारी नियंत्रण के कुछ तत्व मिले होते हैं। जो मैंने आपको बताया ना, पूंजीवाद और समाजवाद वही दोनों का मिक्सअप है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व रहता है। अतः मिश्रित अर्थव्यवस्था में जन सामान्य को समाज के कमजोर वर्गों के हित और संवर्धन में सरकार द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सहारा दोनों ही उपलब्ध रहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था समझी जाती है क्योंकि यहाँ आर्थिक नियोजन के साथ निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के आर्थिक कार्य स्पष्ट रूप से परिभाषित है। अब देखो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, बहुत ही आसान है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब ये है जिसमें हम क्या करें, हम पूंजीवाद के कुछ गुण और समाजवाद के कुछ गुण दोनों को एक साथ अपना लें। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सरकार और प्राइवेट लोग साथ मिलकर के काम करते हैं। ठीक है, पूंजीवादी में सारा का सारा काम प्राइवेट लोग करते हैं, समाजवादी में सारा का सारा काम सरकार करती है। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि कुछ काम प्राइवेट लोग करते हैं, कुछ काम सरकार करती है, दोनों लोग मिलकर के काम करते हैं। तो इससे जो व्यवस्था बनती है उसे कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, आई बात समझ में? नहीं आई? अब मिश्रित अर्थव्यवस्था सबसे बेहतरीन है। सबसे बेहतरीन क्यों है? क्योंकि इसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। भारत इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। भारत जो है 1948 में मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश घोषित कर दिया गया था, याद रखना। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें कोई प्रोजेक्ट तो सरकारी होता है लेकिन उस प्रोजेक्ट को प्राइवेट लोग पूरा करते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल ले लो। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है अभी जो हमारे एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा यमुना एक्सप्रेस वे का। अब यमुना एक्सप्रेस वे जो है ऑब्वियस बात है एक सरकारी योजना है भाई, सरकार का एक प्रोजेक्ट था। लेकिन आप ये देखिए कि उस प्रोजेक्ट को जो है सरकार ने नहीं बनाया है। मतलब प्रोजेक्ट तो सरकारी है बट उसको बनाने वाले लोग सरकारी नहीं है, उसको बनाने वाली संस्था प्राइवेट है जिसका नाम है जेपी ग्रुप, है ना। और हमने उसे पीपीपी मॉडल पे बनाया है, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे बनाया है। योजना तो सरकार की है बट उसे पूरा कौन कर रहे हैं, प्राइवेट लोग कर रहे हैं। ठीक है, और इस तरीके से हमें एक बहुत ही बेहतरीन रोड, एक एक्सप्रेस वे जो है हमें मिल गया जिसका नाम है यमुना एक्सप्रेस वे या ताज एक्सप्रेस वे जैसे हम कहते हैं। तो कुल मिला के इसमें प्राइवेट लोग और सरकारी लोग दोनों साथ मिलकर के कार्य कर रहे हैं और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स जो है बना करके, अच्छे अच्छे जो प्रोजेक्ट हैं उन्हें बना करके देश को समर्पित कर रहे हैं। इसी कारण से मिश्रित अर्थव्यवस्था को कहा जाता है गोल्डन चैन इकोनॉमी। ध्यान रखना, इसे क्या बोलते हैं, गोल्डन चैन इकोनॉमी कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था को। ठीक है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो इंपॉर्टेंट है तीनों, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। टाइप और भी होते हैं बट यहां पर ये तीन ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे थोड़ा सा और देखते हैं। देखो भाई, अर्थशास्त्र को दो हिस्सों में और बांटा जा सकता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और समष्टि अर्थशास्त्र को कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये क्या है जरा देखते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र एक ऐसा क्षेत्र है जो विश्लेषण करता है कि अर्थव्यवस्था में बुनियादी तत्वों के रूप में क्या देखा जा सकता है, जिसमें व्यक्तिगत एजेंट, बाजार, उनकी बातचीत के परिणाम शामिल हैं। व्यक्तिगत एजेंटों में शामिल हो सकते हैं उदाहरण के लिए घर, फर्म, खरीदार और विक्रेता। व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं, यानी जब आप अर्थशास्त्र की गतिविधियों को बहुत छोटे स्तर पर देखते हो, बहुत अपने जैसे अपने घर पे, अपने शहर में, अपने बाजार में, तो इसे कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी बहुत छोटे लेवल पे आप जो है इकोनॉमिक्स को देख रहे हो। और अगर जस्ट इसको बड़ा कर दो, जिसमें बात होने लगे देश की, राष्ट्र की, राज्य की, तो इसे कहा जाता है समष्टि। जस्ट इसका उल्टा यही है। ठीक है, जरा मैं आपको यहाँ पढ़ देता हूँ क्या लिखा है। समष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था का विश्लेषण एक ऐसी प्रणाली के रूप में करता है
जहां उत्पादन, खपत, बचत और निवेश परस्पर क्रिया करते हैं और इससे प्रभावित करने वाले कारक श्रम, पूंजी और भूमि के संसाधनों का रोजगार, मुद्रास्फीति, आर्थिक विकास और सार्वजनिक नीतियां, इनका प्रभाव इन तत्वों पर पड़ता है। समष्टि अर्थशास्त्र को वृहद अर्थशास्त्र कहते हैं। यानी जब आप अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं बहुत छोटे स्तर पे, अपने घर पे, अपने बाजार पे, अपने शहर पे, तो वो व्यष्टि है। लेकिन जब आप अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं बहुत बड़े स्तर पे, देश स्तर पे, राष्ट्र स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो वो जो अर्थशास्त्र है वो कहलाता है समष्टि। ठीक है, इन दोनों में आगे और भी कुछ महत्वपूर्ण अंतर दिए हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं। चलिए देखो, व्यष्टि अर्थशास्त्र में देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स में व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो एक उपभोक्ता, एक फर्म, एक उत्पादक तक सीमित है, यानी छोटे स्तर पर आप चीजों को देख रहे हो। वहीं समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग, सामान्य कीमत स्तर इत्यादि, यानी बड़े स्तर पर काम हो रहा है। व्यक्ति और व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में, और समष्टि अर्थशास्त्र में समाज और समाज के व्यवहार का अध्ययन होता है, यानी बड़े पैमाने पर आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। व्यष्टि में एक वस्तु की कीमत के निर्धारण का अध्ययन होता है कि एक वस्तु की कीमत बढ़ रही है, घट रही है, तो वो कैसे रिएक्ट कर रही है। और समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन होता है। ठीक है, व्यष्टि आर्थिक समस्याओं के निदान में कीमत संयंत्र अर्थात मांग और पूर्ति के बलों की क्रिया का निर्णायक होती है। वही समष्टि आर्थिक समस्याओं जैसे रोजगार, गरीबी, स्फीति आदि समाधान में सरकारी भूमिका निर्णायक होती है। तो ये इनमें अंतर है, ध्यान रखना, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में। इसी के साथ जो है साथियों हमारा, अच्छा थोड़ा सा इसमें और है, उसे और देख लो फिर खत्म करेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण घटक, इनमें पहला है उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। इसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार एक उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न प्रयोगों में आवंटित करता है ताकि वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके। यानी अब आप 10,000 रुपये महीना कमा रहे हो तो कहाँ कहाँ खर्चा करोगे, 4,000 का दूध लोगे, है ना, 300 रुपये आप मोबाइल में पढ़वाओगे, इंटरनेट में, इस तरीके से इसी को जो है हम अध्ययन करेंगे इसमें। दूसरा जो निकल के आता है इसमें वो है उत्पादक व्यवहार सिद्धांत। इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि उत्पादक यह निर्णय कैसे लेता है कि उसे किस वस्तु का उत्पादन करना है और कितना उत्पादन करना है जिससे उसका लाभ अधिकतम हो सके, इसे कहते हैं उत्पादक व्यवहार सिद्धांत। तीसरा है कीमत सिद्धांत। कीमत सिद्धांत व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण घटक है। कीमत सिद्धांत में यह अध्ययन किया जाता है कि बाजार में वस्तुओं की कीमतें किस प्रकार निर्धारित होती हैं। ठीक है, तो ये हुआ आज का हमारा छोटा सा वीडियो, लेकिन हाँ मैं उम्मीद करता हूँ पेपर में यहाँ से आपको सवाल मिल सकते हैं। तो ये हुए हमारे अर्थशास्त्र के प्रकार और अर्थव्यवस्था के प्रकार, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। यहाँ से पेपर में अक्सर करके क्वेश्चन आ जाता है, तो मैं समझता हूँ अब अगर पेपर में सवाल आएगा तो आप आसानी से इसको कराओगे। कोई भी साथियों आपको डाउट हो, अगर कोई भी पॉइंट इसमें क्लियर ना हुआ हो, आपको लग रहा हो कि ये सवाल मेरी समझ में नहीं आया या ये लाइन मेरी समझ में नहीं आई, प्रॉपर आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसकी व्याख्या करूंगा और वो सारा कुछ आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।